Hi everyone, this is Nikhil Nagpal. I'll help you out in planning your revision of chemistry. सबसे पहले मैं आपको important topics बता देता हूँ. Chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. मैंने last 4 years के पेपर analyze किए और I have shortlisted these topics for you all. There are around 25 to 30 chapters of your chemistry and these are the topics which are utmost important. फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम से दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक टॉपिक से. कभी कभी क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट से सपोज एक क्वेश्चन आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है. लेकिन इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे और 4 और 8 मार्क्स का एक चैप्टर मान के ही चलो, ठीक है. सो जब भी आप अपनी रिविजन प्लान कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये चैप्टर्स टिप्स पे होने चाहिए. अगर इनमें से कोई भी चैप्टर आपको नहीं आता तो आपको इन अराउंड 2 मंथ्स ही रह गए आपके एग्जाम को. अराउंड फर्स्ट मंथ के अंदर तो आपको वो अपना वीक चैप्टर को फोकस करना है, स्ट्रेस अप करना है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं. इन 15 क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है. इनमें से भी अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है तो इस 1 मंथ के अंदर इन चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देना है और इन चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल और जो आपके आखिरी के 3 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको. आपके मयंक सर ऑर्गेनिक के टीचर बता रहे थे कि जो आखिरी के 3 चैप्टर्स है, मैंने भी देखा, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड बायोमॉलिक्यूल्स, दे आर एज इंपॉर्टेंट एज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. हम अपना पूरा फोकस रखते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर और आखिरी के 3 चैप्टर्स करना भूल जाते हैं. आखिरी के 3 चैप्टर्स वोलेटाइल भी है और वोलेटाइल टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट का हो, अभी से ध्यान रखो कि उसको एवरी 5th डे, एवरी 4th डे रिवाइज करते चलो. सो ये जो टॉपिक्स है पॉलीमर्स वगैरह भूल जाते हो तो अब क्या करो, हर 5th डे उसको रिवाइज करो, ठीक है. एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही लो बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, ठीक है. सो ये चैप्टर्स फेवरेट है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है. सो इनके ऊपर भी आपको पूरा फोकस करके रखना ही है. नाउ हाउ टू प्लान योर रिविजन, दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ हाउ टू प्लान योर रिविजन, लाइक फर्स्ट इज मेक अ चेकलिस्ट. जो भी दिमाग में है उसको पेन पेपर पर लिख डालो, ठीक है. सपोज आज आपको इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है, इकोलॉजी रिवाइज करना है और फिजिक्स का आपको कोई टॉपिक है 2D मोशन रिवाइज करना है, ठीक है. लिख डालो कि यार मुझे ये रिवाइज करना है, ये टॉपिक्स मेरे को देखने हैं, ठीक है. और ये टॉपिक्स मेरे वीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर मेरे को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते हैं उनको टिक करते जाओ, ठीक है. इससे क्या होता है, मोरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, मोमेंटम बनता है, ठीक है. और जब भी आप चेकलिस्ट बना रहे हो ना तो एक ग्रॉस चेकलिस्ट बनाओ और एक माइक्रो शेड्यूल बनाओ. ग्रॉस चेकलिस्ट मतलब ऐसे मत सोचो 2 महीने में मेरे को ये करना है, नहीं. इस वीक में मेरे को 3-4 यूनिट्स ये फिजिक्स से खत्म करने हैं, ये बायोलॉजी के यूनिट्स खत्म करने हैं और ये केमिस्ट्री के यूनिट्स खत्म करने हैं, ठीक है. तो इस तरह से आप डिवाइड कर दो कि आपको कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या यूनिट्स खत्म करने हैं, ठीक है. और फिर आप माइक्रो शेड्यूल बनाओ. माइक्रो शेड्यूल में क्या है कि बनाओ कि लाइक आज मुझे ये 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, ठीक है. आवर्स वाइज मत डिवाइड करो, 8 से 9 बजे तक मैं ये करूंगा, फिर जितना भी हो गया टाइम फिर मैं 9 से 10 ये करूंगा, नहीं, ठीक है ना. डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ बाय लाइक आवर्स. जस्ट ग्रॉसली सोच के रखो कि मुझे केमिकल काइनेटिक्स खत्म करना है, ये, ठीक है. सो आउटपुट कम हो जाता है अगर आप इफ यू आर बाउंड बाय आवर्स लाइक दैट. बस ये याद रखो कि सुबह तक मुझे ये खत्म करना है, आफ्टरनून में ये और इवनिंग में ये खत्म करके रखना है, ठीक है. जो दिमाग में है उसको पेन पेपर पर लिख के रखो, जैसे जैसे टॉपिक्स हो रहे हैं टिक करते जाओ, ठीक है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इज रेट्रोग्रेड रिविजन, रेट्रोग्रेड प्लानिंग. व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोग्रेड? रेट्रोग्रेड मतलब पहले आप क्वेश्चंस करोगे, फिर क्वेश्चंस के बाद आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ोगे. मतलब जैसे आप सपोज करो आज आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज कर रहे हो, आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है. 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए,
ठीक है। फिर उसके बाद आंसर की से आंसर मिला है कि कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि मेरे थॉट प्रोसेस में कहाँ बेसिकली वॉइड आ रहा था, इसके कारण गलती हुई है, ठीक है। और तुरंत उस टॉपिक पे जा करके उस टॉपिक को रिवाइज करो। जब आप क्वेश्चन से रिलेटेड उससे रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो उसके सराउंडिंग टॉपिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा नजर घुमा लेना। समझ में आ रही है बात? सो इस तरह से आप अपनी रिविजन्स प्लान करोगे रेट्रोग्रेडली। जब आप शुरू में पढ़ते हो तो आप एंटीग्रेडली पढ़ते हो, आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, खुद से पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, फिर क्वेश्चन करते हो। रिवीजन भी अगर आप ऐसे करोगे ना तो होता क्या है, जैसे जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक शुरू में रहे थे वो हमारे फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, जो वीक रहे थे वो वीक ही रहते हैं। समझ में आ रही बात? सो पहला पेज नोटबुक का याद रहता ही है, बीच में थोड़ा बोरियत आ जाती है तो वो एकदम इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से ही, आखिरी वाले पेज तक आते आते तो हम फटाफट से करते हैं। सो ऐसे नहीं करना है, रेट्रोग्रेडली करना है। क्वेश्चन करा, उससे रिलेटेड थ्योरी पे गए, ठीक है ना, चाहे वो मिडिल पेज हो चाहे वो लास्ट पेज हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। रेट्रोग्रेड रिवीजन से उतने ही एफर्ट से आउटपुट मतलब सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। सो आई बेट ऑन दैट। सो रेट्रोग्रेड रिविजन्स प्लान करनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो योरसेल्फ। दिस इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। पता करो कि आपके गुड टॉपिक्स क्या है और आपका वीक टॉपिक्स क्या है और आपके बेस्ट टॉपिक्स क्या है। पेन पेपर पर लिखो, जो भी दिमाग में है उसको पेपर पर उतार डालो, ठीक है। अभी आपका सपोज करो जो वीक और एवरेज टॉपिक्स है, नाउ दिस मंथ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दोज टॉपिक्स, ठीक है। उन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दो और जो आपका वीक टॉपिक्स है उनको एवरेज बनाओ, एवरेज वाले को गुड बनाओ, गुड वाले को बेस्ट बनाओ, ठीक है ना। सो नो योरसेल्फ कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। नो योरसेल्फ के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप पेपर करते हो तो कब आपका पेपर मतलब ज्यादा मतलब टाइम में कंप्लीट हो जाता है। लाइक पहले बायोलॉजी करने पे, केमिस्ट्री करने पे, फिजिक्स करने पे, ठीक है, पहले केमिस्ट्री करने पे, बायोलॉजी करने पे, फिर फिजिक्स करने पे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करोगे तो प्रैक्टिस टेस्ट में आप हर तरीका आजमा के देखो, पहले ये करके देखता हूँ फिर वो करके देखता हूँ, ठीक है। जो भी आपको सूट कर रहा है, ठीक है ना, जो भी जिससे भी आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है, ठीक है, वो अप्रोच आप अपने एग्जाम वाले दिन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो नो योरसेल्फ। मेरा क्या फंडा था कि मैं बायोलॉजी को 45 मिनट्स, केमिस्ट्री 55 मिनट्स और फिजिक्स को 65 मिनट्स में करता था। आगे के 15 मिनट बच जाते थे और रिव्यू करता था पेपर को, ठीक है ना। सो नो योरसेल्फ, मेक थिंग्स फॉर योरसेल्फ, व्हाट सूट्स यू, ठीक है। इट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जो आपको सूट कर रहा है वही करो, ठीक है, पर प्लान करके करो, ठीक है। जब मैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट करता था 12th में, मतलब एग्जाम के 1 महीना पहले, मैं अपने सामने वॉच रखता था, ठीक है। अपनी मम्मी को भी बोल देता था बीच बीच में आओ मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि इन्विजिलेटर आते रहते हैं ना, तो एग्जाम का प्रेशर बना रहता था। नो योरसेल्फ कि आप पैनिक करते हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो आप वही वाला स्ट्रेस से यूज्ड टू हो जाओ अभी के अभी, ठीक है। सो नो योरसेल्फ, ठीक है। देन इज रैंडम एक्सरसाइजेस। रैंडम एक्सरसाइजेस मैं अपने 11th क्लास से करता था, जब मेरे एक 11th के फिजिक्स के प्रोफेसर ने बोला था। क्या करता था मैं, जैसे सपोज करो आज आपने 3 टॉपिक्स रिवाइज किए, ठीक है, रात को खाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा 15-20 मिनट, तो क्या करने का, रैंडमली कोई भी टॉपिक खोलने का, नॉट उन 3 टॉपिक्स में से जो आपने पढ़े, कोई भी एक नया टॉपिक रैंडमली खोलने का और उस टॉपिक को रिकलेक्ट करने की कोशिश करने का, मेरे को क्या क्या बातें याद आ रही हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको रिवाइज करने का। ऐसे रैंडमली पेज खोलने का और रिवाइज करने का, आउटपुट बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है ना। पेपर सर्किट्स बहुत कंसोलिडेट हो जाते हैं, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह से रैंडम एक्सरसाइजेस पोस्ट प्रैंडियली खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट करो। और जैसे मुझे इकोलॉजी में इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस में 12th में बहुत दिक्कत आती थी, याद नहीं रहते थे, जितनी बार पढ़ता था भूल जाता था, ठीक है। सो मैंने क्या किया था, अपनी वॉइस के अंदर फोन के अंदर रिकॉर्ड कर लिए थे वो चैप्टर्स, एनसीईआरटी को पढ़ के जो एक्सेप्शंस थे वो भी मैंने मतलब रिकॉर्ड कर लिए थे। और जब भी मुझे टाइम मिलता था, जैसे पढ़ा अभी फिर थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, टेरेस पे गया हूँ, तो ईयरफोन लगा के वही सुनता रहता था अपनी वॉइस के अंदर, याद हो जाता था, कंसोलिडेट हो जाता था, कंफ्यूजन दूर हो जाती थी, ठीक है, आउटपुट बढ़ता था। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, ठीक है, लेकिन आपका आउटपुट बहुत इंप्रूव करेंगे। सो रैंडम एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है। अभी लाइक रिसेंटली आई वॉच्ड अ टेड टॉक, उसमें लाइक टॉपिक था लाइक व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट। इट इज नॉट IQ,
इट इज़ जस्ट कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस टेस्ट। बीच में मतलब रुकना नहीं है, कंसिस्टेंटली आपको अपने 2 साल की मेहनत को 2 महीने के अंदर कंडेंस करना है। और प्रैक्टिस टेस्ट वीक में अभी राइट नाउ 2 प्रैक्टिस टेस्ट करो। ऐसे नहीं कि सेक ऑफ मैंने 2 प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए, जो गलतियां कर रही हो, ठीक है, जहाँ पे थॉट ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मुझे प्रैक्टिस टेस्ट करते टाइम पता चला कि मेरे को निमोनिक्स याद रहते हैं जो भी मैंने बनाए थे। जैसे आपको मैंने क्लास में याद कराया था एम्फोटेरिक एलिमेंट्स का, ठीक है, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। 12th क्लास में मेरे को निमोनिक्स याद रहते थे, लेकिन मैं भूल जाता था कि कौन सा निमोनिक कौन सा टॉपिक पे अप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस टेस्ट करके आपको पता चलता है कि कहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यू कैन गो बैक टू दैट टॉपिक एंड रिवाइज इट अगेन, ठीक है। सो प्रैक्टिस टेस्ट आपको करने ही है, कंसिस्टेंटली करने हैं, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली बेनिफिट यू अ लॉट। सो नाउ एग्जाम के अंदर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं 12th क्लास के अंदर अपने ऊपर अप्लाई करता था और मेरे को बेनिफिट मिलता था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब मैं क्वेश्चन करता था ना, बड़ा सा क्वेश्चन दिखता था ना, तो मैं क्या करता था, पहले लास्ट लाइन देखता था। जैसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मुझे पता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के, ठीक है। 2 ऑप्शन मोल पर लीटर पर सेकंड में गिवन है, 2 ऑप्शन पर सेकंड में गिवन है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते थे, ठीक है। सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अप्लाई करके भी मेरे 1-2 क्वेश्चन सही हो जाते थे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, ठीक है। सो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनकी फर्स्ट लास्ट लाइन पढ़नी है और फिर ऑप्शंस देखने हैं और उसके अकॉर्डिंगली एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अप्लाई करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, गो विद द गट फीलिंग। अगर आपको अच्छे से याद नहीं आ रहा ना, गट फीलिंग में लग रहा है यार ये ऑप्शन होगा करेक्ट, तो उसको टिक कर देने का। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डू नॉट गो विद द गट फीलिंग। जब भी गट फीलिंग आए उसके ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई करने का। क्या एक्सेप्शन तो नहीं था, कैसे याद आएगा एक्सेप्शन है, अभी मैंने बोला ना, रिकॉर्ड करके रखो अपने एक्सेप्शंस को, सुनते रहो जब टाइम मिलता है। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डू नॉट गो विद द गट फीलिंग, ठीक है। गट फीलिंग से कभी कभी आंसर्स गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो रिएक्शंस को देखते रहो, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। जैसे हीट करा एक कंपाउंड को, हीट करा तो वाटर निकलेगा ही, जहाँ पे वाटर निकल रहा है वो वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बैठा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसे बेसिकली ट्रेंड होना चाहिए। तो देखो 2 के अंदर इंक्रीज दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के अंदर डिक्रीज दिखा रहा है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है, रिएक्शंस के। प्रैक्टिस से आएगा ये, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो उससे एग्जाम के अंदर भी हेल्प होगा आपका, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।